तो यार अगर आपने आपके घर वालों में से किसी ने विप्रो एक कंपनी है उसमें 40 साल पहले अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होते ना तो आज वो 7 करोड़ रुपीज के बराबर होता। तो टेक्निकली आप लोग एक मिलियनर होते। बट आप लोग सोचोगे यार, आप लोग बोलोगे हमें क्या करना है इस इन्फॉर्मेशन का, तुम्हें ये पता कि इन्वेस्ट क्यों करें, किस में करें, कहाँ करें, कैसे करें, तो वो बताना। तो जी यार उसके लिए पेशेंस रखो, वीडियो को एंड तक देखो, कोई चीज़ मिस नहीं करना, कोई पार्ट मिस नहीं करना, क्योंकि अगर कुछ चीज़ छोड़ दिया आपने तो आगे की चीज़ें समझ आएंगी क्योंकि इंटरलिंक्ड। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट इस इंट्रो के साथ। तो यार मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं क्या मोस्ट ऑफ अस हम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट से ऊपर बात होती ही नहीं। और कुछ केसेस में अगर हो भी जाए तो म्यूचुअल फंड्स या फिर SIPs, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, इससे ऊपर कभी बात नहीं होगी। मेरे घर में भी यही हिसाब है, SIP से कभी ऊपर बात हुई नहीं है। मैं अपने घर वालों को बोलता हूँ यार स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट किया करो, कहते नहीं यार थोड़ा बहुत रिस्क लिया, वो मेरे को बोलते हैं अभी नहीं, अगर डूब गया तो। क्योंकि हर घर में एक रिश्तेदार ऐसा होता है जो ये बोलता है कि यार मैंने 1000 रुपये का शेयर खरीदा, उसको 800 में बेचा, 200 रुपये का नुकसान हो गया, यार ये बकवास है शेयर मार्केट, दिस ऑल बुलशिट, यहाँ पे पैसा डूबता है यार, ये टाइम वेस्ट है। अब उनके लिए टाइम वेस्ट इसलिए क्योंकि वो प्रॉपर रिसर्च करते नहीं, प्रॉपर अवेयरनेस है नहीं उनको, एंड दैट इज द रीजन इंडिया में करंटली ओनली 4.3% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। मतलब इंडिया में 1.3 बिलियन की जो पॉपुलेशन है ना, उनमें से सिर्फ 4.3% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, जबकि US में अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट्स इन समथिंग और इन सम फॉर्म, चाहे वो क्रिप्टोज हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो रियल एस्टेट। इंडिया में ओनली 4.3%। अब इसको आप लैक ऑफ अवेयरनेस बोलो या लैक ऑफ टेकिंग रिस्क, क्योंकि ये तो स्टीरियोटाइप, एक स्टीरियोटाइप इंडिया का सच है, इंडियंस को रिस्क लेना थोड़ा कम ही पसंद है, वो एक प्लेन गेम खेलना पसंद करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डेटा के बारे में बात करते हैं। इंडिया में करंटली जो फिक्स्ड डिपॉजिट का जो एनुअल रिटर्न है ना, दैट इज अराउंड 7%। एक डेट फंड का इज अराउंड 6% और एक सेविंग्स अकाउंट का इज अराउंड 4%। बट 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 इंडिया में करंटली जो इन्फ्लेशन रेट है, व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज किस रेट से आपकी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है। व्हाट इज डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन मतलब कि कितने रेट से कम हो रही है। तो मतलब इन्फ्लेशन इज कि आपकी करेंसी की वैल्यू एक साल में किस रेट से कम हो रही है। तो इंडिया में जो करंट इन्फ्लेशन रेट है ना, दैट इज 6.62%। मतलब कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट में 1 रुपया डालते हो ना, तो उसकी वैल्यू 4% से बढ़कर 1.04 रुपीज नहीं होगी, बल्कि उसकी वैल्यू 2.62% से कम होके 0.974 रुपीज हो जाएगी। क्योंकि अगर 4% से 1 रुपया बढ़ रहा है तो 6.62% से 1 रुपये की वैल्यू डाउन भी हो रही है। तो मैथमेटिक्स कर लो, एक साल के बाद अगर आपने 1 रुपया सेविंग्स अकाउंट में डाला होगा ना, उसकी वैल्यू बनेगी 0.974 रुपीज। इससे आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक स्टॉक मार्केट इंडिया में एनुअली अराउंड 18 से 20% का रिटर्न देता है, which is way better than those FDs and savings and all that. So that is why investment करना is necessary in this time. अब ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यार इन्वेस्टमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बट द क्वेश्चन इज किस में करें इन्वेस्ट और कैसे करें, ये तो बताओ। तो यार अगर आपने इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखा होगा तो उसमें मैंने लिखा है बिकम रिच स्लोली। ऐसा क्यों? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के मेनली दो तरीके, ऐसे है तो काफी ज्यादा, बट मेनली दो है। द फर्स्ट वन इज डे ट्रेडिंग एंड द सेकंड वन इज बाय एंड होल्ड मेथड। अब मैंने टाइटल में लिखा था बिकम रिच स्लोली, तो हम डे ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, वो एक सेपरेट वीडियो में मैं कवर करूंगा। हम बात करते हैं बाय एंड होल्ड। अब जो स्टॉक मार्केट है और जो रियल एस्टेट ऐसी चीजें है ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। ये नहीं है कि यार आपने आज खरीदा और हफ्ते बाद बेच दिया, नो। मिनिमम 5 साल के लिए आपको इन्वेस्ट होल्ड करके, कोई अगर आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम 5 साल के लिए आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। आजकल 10 साल माना जाता है, बट एक
बिगिनर के लिए मिनिमम 5 साल तो आप रखो, उससे पहले मत बेचो। अब ऐसा क्यों? अगर आप वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज के जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनके ग्राफ्स को स्टडी करोगे ना, तो इनका जो स्टॉक मार्केट का जो इनके जो खुद के शेयर मार्केट के जो प्राइसेस थे ना, अब उनके अगर ग्राफ देखोगे ना, तो अगर आप उसको 1 महीने या 1 साल के लिए सेट करते हो टाइम को, तो वो ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन। बट अगर आप उसको लंबे टाइम के लिए, डेकेड्स के लिए सेट करते हो, 10 साल 20 साल, तो वो सारे ग्राफ्स पता है कैसे होंगे? ऐसे रहेंगे, ऐसे। अब ये उल्टा वाला पता नहीं कैसे, या ऐसे, मतलब ऐसे, अब ऊपर जाएंगे, वो ऊपर जाएंगे। तो इसीलिए जो ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट होती है ना, हमेशा लॉन्ग टर्म रखना। मैं आपको कुछ कंपनीज के स्टॉक मार्केट के प्राइसेस, शेयर के प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर हम डेकेड्स के टाइम पीरियड को सेट रखें ना, तो हर कंपनी का जो ग्राफ है ना, मैं हर नहीं, मतलब ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द वैल्यूएबल कंपनीज है जो वर्ल्ड में, उनका जो ग्राफ है ना, वो ऐसे ऊपर गया, ऊपर। अब जो पॉइंट है वो, तो जो पॉइंट है वो ये है कि यार मान गए कि लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, और आपने जैसे मैंने बताया कि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं, इनके ग्राफ्स ऊपर गए। अब द क्वेश्चन इज, यार 500 रुपए से ज्यादा पॉकेट मनी मिलती नहीं है, तो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनी से इन्वेस्ट कैसे करूंगा यार? इनके एक शेयर खरीदने में तो मेरे को 10 साल लग जाएंगे, इतने इतने महंगे इनके शेयर है। यहां पे आता है इंडिया का निफ्टी 50, या NIFTY 50, निफ्टी 50। अब व्हाट इज निफ्टी 50? निफ्टी 50 इज काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कह लो, या पता नहीं क्या कह लो। ये क्या करती है, इंडिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज है ना, टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज, 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज, ये उसका रिकॉर्ड रखती है, उसके ग्राफ्स को स्टडी करती है। अब लेट से कि मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, अब मैं इंडिया की हर कंपनी के ग्राफ्स को ना स्टडी करने बैठ जाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम जोन है, या आपके पास इतना टाइम जोन है, तो आप क्या करते हो, आप अपने पैसे निफ्टी 50 को पकड़ाते हो, आप अपने पैसे निफ्टी को देते हो, बोलते हो यार ये मेरे पैसे। वो क्या करती है, वो रिकॉर्ड बनाती है हर साल कि इंडिया की टॉप 50 वैल्यूएबल कंपनीज कौन सी हैं, और उसमें थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा लगा देती है। अब उन 50 की 50 कंपनीज में आपका पैसा क्यों, एक ही कंपनी में क्यों? इसका एक रीजन है, इस चीज को हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट से अब एक ही कंपनी में, जैसे भारत पेट्रोलियम, इसके शेयर्स खरीदते हो 10,000 रुपए की, 2 साल के बाद ये कंपनी बंद होगी, इसकी शेयर की वैल्यू होगी जीरो, आपका सारा पैसा डूब गया, आपका सारा पैसा डूब गया। अब इस सिनेरियो को चेंज करते हैं, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में, जिसमें भारत पेट्रोलियम आ रहा है, जिसमें इन्फोसिस आ गया, अब ये जिसमें बाइजूस आ गया, जिसमें ओला आ गया, ऐसी कंपनीज आ गई, आपने इसमें इन्वेस्ट किया। अब लेट से इनमें से भारत पेट्रोलियम है, जो इन 50 कंपनीज में से भारत पेट्रोलियम की जो शेयर का प्राइस है जीरो हो जाता है, और आपका मतलब भारत पेट्रोलियम डूब जाती है। तो आपको जो पैसा इन्वेस्टेड था वो 50 कंपनीज में था, उनमें से एक कंपनी डूबी, लेकिन 49 अभी भी तो बची हुई है ना, तो आपका पैसा एंटायरली डूबा नहीं है। आपका जो पैसा डूबा है दैट इज फ्रॉम ओनली वन सिंगल कंपनी, दैट इज भारत पेट्रोलियम। बाकी जो कंपनीज है वहां आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है। सो दैट इज वाई डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, और आपको मोर इम्पोर्टेंटली अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला, हम सबके पास टाइम नहीं है हर कंपनी को जाकर इसका ग्राफ स्टडी करने का, तो इधर ही निफ्टी आती है। आप इसको अपना पैसा पकड़ाते हो, जैसे मैं इसको 1,000 रुपए देता हूँ और मैं बोलता हूँ ये ले 1,000 रुपए, अब इसको इन्वेस्ट कर दे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में। ये क्या करेगा, लिस्ट निकालेगा कि इंडिया की, ये खुद का रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं और ग्राफ स्टडी करते हैं, तो जो लिस्ट निकल के आएगी टॉप 50 कंपनीज में, ये देखेगा अच्छा फर्स्ट पे कंपनी ए है, ये क्या करेगी 1,000 में से 100 रुपीज ए कंपनी में, मैं अज्यूम कर रहा हूँ अमाउंट, ये वेरी करती है, मैं 1,000 रुपए में से 100 रुपीज ये ए कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, 80 रुपीज ये बी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, 70 रुपीज ये सी कंपनी इन्वेस्ट कर देगा, और ये चेन तब तक चलेगी जब तक सारी 50 कंपनीज इंडिया की कवर नहीं हो जाती टॉप की। तो यहाँ पे काम आता है निफ्टी 50, जो आपके मनी को डाइवर्सिफाई भी कर देता है और आपका टाइम भी सेव कर देता है। आपको हर कंपनी के चार्ट्स को, आपको हर कंपनी के रिकॉर्ड्स को, आपको हर कंपनी के ग्राफ्स को स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा काम, ये सारी टेंशन निफ्टी उठाता है, ये उसके कंधों पे आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यार जो निफ्टी है, इधर भी तो रिटर्न्स की वैल्यू हर दिन चेंज होगी ना, वेरी करेगी। अब जरूरी होना है कि आज मैं अगर 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, कल वो 1,500 बन गए,
वो 1200 भी बन सकते हैं, वो 1300 भी बन सकते हैं, वो 2000 भी बन सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब, किस टाइम, कौन सा टाइम इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? अब यहाँ पे आता है पीई रेशो। यहाँ पे आता है पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। ये एक ऐसा पॉइंट है, इसको अगर समझ आओगे ना, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये दिस इज द किंग, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग फॉर इन्वेस्टिंग इन निफ्टी। पीई रेशो क्या है? पीई रेशो कहता है, प्राइस अर्निंग रेशो कहता है कि कितना पैसा इन्वेस्ट करने पे आपको कितना रिटर्न आएगा। मतलब मैं अगर एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे को उसमें से कितने का रिटर्न मिलेगा, ये डिसाइड करता है पीई, प्राइस अर्निंग रेशो। अगर हम स्टडी करें, पीई की मिनिमम वैल्यू आज तक 10 गई है और मैक्सिमम 30 गई है। अब 10 से नीचे भी जा सकती है, 30 से ऊपर भी जा सकती है, बट गई नहीं है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि पीई की मिनिमम वैल्यू इज 10 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 30। अब इसका क्या मतलब है? जब पीई 10 होगा ना, तो मतलब आप अगर 10 रुपए इन्वेस्ट करोगे ना, तो वो 11 रुपए बन के बाहर निकलेंगे और आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। और जब पीई 30 होगा ना, तो मतलब आप 30 रुपए इन्वेस्ट करोगे, वो 31 बन के बाहर निकलेंगे और आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 10 रुपए इन्वेस्ट करके 1 रुपया प्रॉफिट कमाना है, या फिर 30 रुपए इन्वेस्ट करके 1 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। यहाँ ये डिसाइड करता है पीई। अब थोड़ी इंफॉर्मेशन, थोड़े फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। अक्टूबर 2008 में पीई था 10, पीई था 10, प्राइस अर्निंग रेशियो वाज 10। और तब जो एनुअल रिटर्न्स थे ना, दैट वाज 130%, 130% इन अ ईयर। मतलब आपका पैसा एक साल में 130% से ग्रो कर रहा है। और ये मार्केट क्रैश के बाद की, ये मार्केट क्रैश 2000 अक्टूबर 2008 में एक खतरनाक मार्केट क्रैश हुआ था। ये उसके बाद की बात है, जब पीई की वैल्यू 10 थी। उसी सेम ईयर, मार्केट क्रैश से पहले जनवरी 2008 में ये पीई था 28, और तब एनुअल रिटर्न पता है कितना? -64%। मतलब अगर आप हर साल, अगर आपने 2007 में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे ना, तो वो 2008 में जनवरी में उसकी वैल्यू होगी वो 64% से डिप्रिशिएट कर गई होगी, डिक्रीज कर गई होगी। अब कुछ लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं है, पीई के बारे में पता नहीं है। अब पीई से हमें क्या समझ आया? पीई हमें ये बताता है कि जब पीई की वैल्यू 14, 15, 13, 12, 11, 10 हो ना, then it is the best time to invest your money. मतलब अपना पैसा डालो डालो डालो। पर जब PE is 25, 27, 28, 29 और close to 30, तब आपको मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर नो इन्वेस्टमेंट, आपको पैसा नहीं लगाना। सेम सिचुएशन अक्टूबर 2008 के मार्केट क्रैश में हुई थी। मतलब अक्टूबर 2008 के मार्केट क्रैश में, क्योंकि जनवरी 2008 में जो पीई की वैल्यू थी दैट वाज 28, इट वाज वेरी क्लोज टू 30। और लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस थी नहीं, पीई के बारे में पता नहीं था, तो लोगों ने अपना पैसा लगाया। बट अक्टूबर में मार्केट क्रैश कर गया, लोगों का पैसा ही डूब गया। अब जिनको अकल थी, जिनको पीई के बारे में अवेयरनेस थी, उन्होंने जनवरी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं। और जब अक्टूबर 2008 में मार्केट क्रैश के बाद पीई की वैल्यू 10 आई, लोगों ने अपना दबा के पैसा डाला, राजेश बैठे होंगे, करोड़पति बन गए होंगे। तो ये पीई डिसाइड करता है कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिलेगा। और अगर आप समझदार हो ना, तो बस हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि जब पीई क्लोज टू 10 होगा ना, या 10 से 15 के बीच में होगा, तब अपना पैसा इन्वेस्ट करो। और जब वो 25 से 30 के बीच में होगा, तब आपको भूल ही जाने कि स्टॉक मार्केट नाम की इस दुनिया में कोई चीज भी है। तब अपने पैसा अपने पास बचा के रखो, एफडी में डाल दो, सेविंग्स में डाल दो, बट स्टॉक्स में नहीं डालो, निफ्टी में मत डालो। अब इस पीई के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, कहाँ पे पता चलेगा? तो इंडिया में मेन दो ही ये स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट्स है। वन इज एनएससी एंड द अदर इज बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके पीई की वैल्यू निकाल सकते हो। अब एक मजे की बात, जब आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते हो ना, तो 90% ऑफ दोज पीपल डोंट टेल यू अबाउट दीज फैक्ट्स, द पीई, द स्टॉक मार्केट क्रैश एंड ऑल दिस रेट्स एंड डेटा। वो आपको नहीं बताएंगे इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि अपने पेट पे कौन लात मारता है? वो तो यही चाहते हैं कि आप जल्दी से पैसा निकालो, इन्वेस्ट करो, ताकि वो कमीशन जनरेट करे। तो आत्मनिर्भर बनो, ऐसी वीडियोस देखो और अपने आप को एजुकेट करो, बुक्स पढ़ो और खुद सेल्फ एजुकेट करो अपने आप को इन चीज़ों के बारे में। तो यार मेरा ओपिनियन ये है, बहुत शोर मचाया है इन लोगों ने यार। तो यार मेरा ओपिनियन ये है कि इसको व्यू करो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेट्स से आप 20 ईयर्स लो,
अगर आपको कोई पॉकेट मनी मिलती है लेट्स से 1,000 रुपए की पर मंथ, तो आप उसमें से उसको इन्वेस्ट करो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग दैट मनी ऑन ईटिंग डोमिनोज का पिज़्ज़ा या फिर कुछ वगैरह मस्ती करने में। आप उसको इन्वेस्ट करो, फिर टाइम 4-5 साल के बाद जब आपकी भी जॉब लगेगी तो वो 1,000 रुपये 10,000 भी बन सकता है। उसको होल्ड करो मिनिमम 10 ईयर्स के लिए। अगर उससे भी ज़्यादा कर सकते हो तो करो 20 ईयर्स 30 ईयर्स, और फिर देखना, क्योंकि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पहले 2 साल में रिटर्न्स विल बी नेग्लिजिबल, पहले 5 साल में थोड़ा सा रिटर्न आएगा, पहले 10 साल में आपके रिटर्न्स की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी, आपको कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न्स दिखेंगे। 20 साल में डबल ट्रिपल हो चुके होंगे आपके रिटर्न्स। 40 साल में अब करोड़पति नहीं, अब मिलियनियर का मार्क भी क्रॉस कर चुके होंगे। कि अगर आप अभी एट द एज ऑफ 20 स्टार्ट करते हो और मिनिमम 1,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट भी शुरू करते हो ना, बाय द एज ऑफ 50s or 60s आप मिलियनियर का मार्क टच कर गए होंगे। तो करते हैं इस वीडियो का एंड, बट उससे पहले एक फन फैक्ट। वॉरेन बफे के बारे में सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो इज दिस CEO एंड आई गेस द फाउंडर ऑफ Berkshire Hathaway. वॉरेन बफे इज अ फेमस कोको कोला इन्वेस्टर। तो एक फैक्ट है, वॉरेन बफे की जो डिविडेंड इनकम थी ना, अब डिविडेंड इनकम क्या होता है, कुछ कंपनीज क्या होती हैं वो मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, लेट्स से मैं कोको कोला की शेयर्स खरीदता हूँ अच्छे अमाउंट में, तो कोको कोला क्या करेगा, मुझे डिविडेंड इनकम देगा एज इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड और एज इन अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, थैंक यू बोलने के लिए मुझे, क्योंकि मैंने उसके शेयर्स खरीदे। तो कुछ कंपनीज क्या करती है, आपको रिवॉर्ड देती है इन द फॉर्म ऑफ मनी, क्योंकि आपने उनके शेयर्स या स्टॉक्स खरीदे होते हैं। तो वॉरेन बफे की जो डिविडेंड इनकम थी 2021 में, दैट वाज अबाउट $656 मिलियन। दैट इज मोर देन द नेट वर्थ ऑफ शाहरुख खान, हु इज करंटली द रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। एंड जो CEO है कोको कोला का, CEO ऑफ कोका कोला कौन है, जेम्स क्विंसी। इसकी जो इनकी जो 2021 की इनकम थी ना फ्रॉम कोको कोला, दैट वाज $18 मिलियन। कहाँ $656 मिलियन फ्रॉम डिविडेंड इनकम जो कोको कोला ने वॉरेन बफे को दिए, एंड कहाँ जेम्स क्विंसी की 18 मिलियन की एनुअल इनकम जो कोको कोला ने इनको दिया, क्योंकि ये CEO है। तो एक मीम बना था, डोंट बी अ CEO, बी एन इन्वेस्टर। तो करते हैं इस वीडियो को एंड इसी अच्छे कोट के साथ और एक बकवास आउटरो के साथ। हैव अ ग्रेट डे अहेड।